गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अटेंडेंस कर दो। दो मिनट वेट करते हैं। कोई डाउट है वो पूछ लो पहले। लास्ट लेक्चर में हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ देख रहे थे। किसी ने स्क्रीन शेयर करनी हो कर सकते हैं। कोई चीज़ दिखानी हो, पूछना हो कुछ। और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर मुझे लगेगा वो थर्सडे को लगेगा, ठीक है। संडे टू वेंसडे आपका कोई लेक्चर वेब टेक्नोलॉजीज का नहीं लगेगा, ना 12:15 बजे ना 4:15 बजे। ओके सर। कोई डाउट तो पूछ लो पहले, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रिलेटिव पाथ तो कल हमने कर लिया था, आई गेस सबको समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं हम रिलेटिव पाथ से आगे। ये जैसे हमारा लोकेशन है इस फाइल का, तो पूरा का पूरा पाथ जब हम लिखते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। शो नहीं हो रही है? ओके। नो सर। जाओ ठीक, तो फ्रेम डेमो .html सेव करते हैं। और ये कौन सी फाइल है? हाइपर। लिंक को क्लिक करते हैं, तो देखो फाइल वही खुली बेसिकली, लेकिन पाथ हमने क्या दिया हुआ है? एब्सोल्यूट पाथ दिया हुआ है, मतलब फ्रॉम द रूट अप टिल द फाइल नेम, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। इन जस्ट लाइक योर एड्रेस, अगर आप बताते हो कि एक पर्टिकुलर जगह से आपका एड्रेस कैसा है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस। जब आप प्रॉपर अपना पूरा एड्रेस फ्रॉम हाउस नंबर टू द लोकेशन
टू द गली नंबर, स्ट्रीट नंबर, टू द सिटी बताते हो, उसको हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस, कि आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया है फ्रॉम स्टार्ट रूट टू एंड। और रिलेटिव में ऑब्वियसली हम अगर कह देते हैं कि वहाँ से 2 बिल्डिंग्स छोड़ के रहते हैं तो दैट्स अ रिलेटिव एड्रेस। वैसे ही यहाँ पर दिया है, अगर हम एक फाइल की कंपैरेटिव बताते हैं कि हमारी लोकेशन क्या है, दैट्स अ रिलेटिव एड्रेस। लेकिन अगर हम रूट से लेके पूरा फाइल नेम तक एड्रेस बताते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट एड्रेस। सो आई होप क्लैरिटी होगी आपको इसकी। नॉर्मली हम कौन सा एड्रेस यूज़ करेंगे, बेटर कौन सा रहेगा? relative. रिलेटिव बेटर। रिलेटिव की मेरिट क्या होगी? क्यों रिलेटिव बेटर है? Because वो easy है देना. ओके, इजी है देना। एनीथिंग एल्स? क्योंकि हम टाइप ही कर रहे हैं, बस एक टाइप ही कर रहे हैं एक चीज़, तो कोई ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे अलावा हमारी एक मेजर एक चीज़ होती है, एक मेजर एक रिक्वायरमेंट होती है, मेजर एक ड्रॉबैक हो सकता है अगर हम रिलेटिव एड्रेस नहीं यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा है? देखो, जब आप वेबसाइट बनाते हो सपोज, तो आप अपने सिस्टम पे डेवलप कर रहे हो, आप लेट से ई ड्राइव में कोई फोल्डर बना के आप सेव कर लेते हो अपनी फाइल्स को, ठीक है। कल को आप किसी वेब सर्वर पे होस्ट कर रहे हो उसको, ठीक है, तो आप उस वेब सर्वर का जो आपको प्लान दे रहा है उसको आप ऑब्वियसली अपनी फाइल्स दोगे। वो अपने सर्वर पे कहाँ पर वो फाइल्स को लोकेट करके रखेगा, यू डोंट नो, आपको नहीं पता है। तो आप उसको वो होस्ट करने के लिए फ़ाइल दे दोगे। अब आपने तो ई ड्राइव में किसी फोल्डर में पर्टिकुलर में रखी होगी, लेकिन अब वो भी अपनी ई ड्राइव में उसी पर्टिकुलर फोल्डर्स में आपकी फ़ाइल रखे, ये तो ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप एब्सोल्यूट पाथ देते हो तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका एड्रेस, जब आपका सिस्टम चेंज होगा, जब आपका सर्वर चेंज होगा, जब आपकी लोकेशंस चेंज होंगी, तो एब्सोल्यूट एड्रेस जो है वो फेल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसकी कि आपका वो फेलियर की तरफ ही जाएगा। लेकिन वहीं आपने रिलेटिव एड्रेस दिया है, एक फाइल के रिलेटिव आपने दूसरी फाइल का एड्रेस दिया है, तो जब आप अपने पूरे का पूरा वेबसाइट का सॉफ्टवेयर ही अपना फोल्डर ही दे रहे हो सारी फाइल्स के इंक्लूडिंग, तो वो तो आपस में रिलेटिव में तो सेम ही रहेंगी ना। अगर मान लो आपकी एक फाइल रूट में पड़ी है और एक फाइल इमेज फोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है, लेट अस सपोज यही डेस्कटॉप एक फोल्डर है जो मैं आगे भेजना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पर मैंने HTML फाइल्स ऐसे ही रखी हुई हैं और एक फोल्डर बना के इमेज फोल्डर बना के इमेज फाइल्स यहाँ पर रखी हुई हैं, और जो भी इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ पाथ दे रहा हूँ इमेज का नाम, राइट। तो अगर मैं पूरा पूरा डेस्कटॉप फोल्डर ही दे रहा हूँ तो ये इमेज फोल्डर भी उसके अंदर जा रहा है। मेरी फाइल्स के रिलेटिव अगर देखा जाए तो इमेजेस वैसे ही पड़ी हुई हैं, जहाँ मेरी फाइल्स पड़ी हैं वहाँ एक इमेज नाम का फोल्डर पड़ा होगा, उनके अंदर इमेज फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो मुझे रिलेटिव पाथ्स में बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि कोई मिसमैच आए या फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो रिलेटिव पाथ यूज़ करना बेटर रहता है इन केस ऑफ रीलोकेशन। अगर आपको लगता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो रीलोकेट हो सकती है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो आप रिलेटिव पाथ यूज़ करते हो। इज इट ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो बच्चे पूछो, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। ओके, अब इसमें एक टॉपिक था फ्रेम का, पहले हम फ्रेम पे आते हैं। अब ये वाला, तो इसको नोटपैड पे खोलते हैं, मैं फटाफट इसको एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ आपको,
तो रन करके आपकी कोई ये फाइल आती है, इसमें कुछ इमेजेस रखी हुई थी जो अब दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि इमेज यहाँ पर हमने हटा दी हुई है। तो देखते हैं फाइल का नाम क्या है। इमेज फाइल का नाम है first.html, इसमें आ रही है। first.html खोलते हैं पहले। ये रही आपकी first.html। ठीक है, तो इसको रन किया हमने, फ्रेम डेमो। तो इसमें हमने फ्रेम्स ही फ्रेम्स बनाए हैं, वी आर जस्ट डीलिंग विद द फ्रेम्स। और फ्रेम डेमो में आप देखो अगर, तो आपका कोई भी बॉडी टैग, अगर आप फ्रेम्स यूज़ कर रहे हो आपको बॉडी टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर अब मैं बॉडी टैग लगाता हूँ तो यू कैन सी हेयर, लेट अस सपोज मैंने बॉडी टैग लगाया, तो आपका कोई फ्रेम दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सो इफ़ यू आर डीलिंग विद द फ्रेम्स आपको बॉडी की ज़रूरत नहीं है। वन थिंग क्लियर, ये चीज़ क्लियर है? यस सर। उसके बाद जो फ्रेम्स बनाने के लिए आपका टैग यूज होता है फ्रेम। ठीक है, और इसका जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है सोर्स, src। इसमें आप उस फाइल का नाम देते हो, उस फाइल का पाथ देते हो जो आप चाहते हो इस फ्रेम में खुले, और फ्रेम का आप नाम दे सकते हो, नाम आप कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी है। अगर आप एक से ज़्यादा फ्रेम यूज़ करना चाहते हो अपने पेज पे, वेब पेज पे, तो आपको फ्रेम सेट बनाना पड़ेगा। फ्रेम सेट के अंदर आप फ्रेम्स को रखोगे। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा एक फ्रेम सेट है, ये वाला रो 2 से देखो, रो से 2 से 6 के बीच एक 3 फ्रेम्स हैं, देखो F1 F2 और इसका नाम नहीं है कोई। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं फ्रेम्स देखो 2 तरीके से आ सकते हैं आपके। इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो एक फ्रेम सेट में ना, या तो आपको कॉलम वाइज कॉलम में नज़र आ सकते हैं तीनों फ्रेम, या रोज में भी नज़र आ सकते हैं। जैसे ये देखो 3 रोज में है ना, तो आपको ऐसे भी नज़र आ सकते हैं। अगर आप कॉलम वाइज अपने फ्रेम्स देखना चाहते हो तो आप कॉल्स एट्रीब्यूट यूज़ करोगे फ्रेम सेट का। ठीक है, कॉल्स में बच्चे आपको उतने ही आर्ग्यूमेंट लेने पड़ेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा जितने आप अंदर फ्रेम्स ले रहे हो। ठीक है, ये कुल मिला के 100% होना चाहिए टोटल। अगर आप पहले फ्रेम को 30% देते हो, दूसरे को 30% देते हो, तीसरा आप स्टार लिख देते हो, तो स्टार का मतलब है बची हुई जगह, इट्स अ वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड समझते हो ना? यस सर। ठीक है, वाइल्ड कार्ड मतलब इसकी वैल्यू बाद में डिसाइड होगी, तो बची हुई जगह वो ले लेगा। अगर आप इसको 20% कर देते हो तो ऑब्वियसली जो बची हुई जगह है बाकी के 20% वो तीनों फ्रेम पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब 6.6% यहाँ पे, 6.6% यहाँ पे और 6.6% यहाँ पे। इज इट क्लियर? और सेम आप देखो रोज को भी दो, देखो 10-10-10% दी हुई है, 70% तीनों पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका। सो इज इट क्लियर? ओके, ये अगर उतना अच्छे से ना समझ लगे तो एक वीडियो मैं आपको मंडे में डाल दूंगा जब हमने ये किया था, तो आप उसको देखना अच्छे से और आपको समझ लग जाएगा। वैसे तो अभी भी समझने की कोशिश करो, कोई डाउट है तो पूछो। तो फ्रेम सेट के अंदर भी बच्चे फ्रेम सेट लगा सकते हैं हम, जरूरी नहीं है फ्रेम सेट के अंदर सिर्फ फ्रेम ही आएंगे, फ्रेम सेट के अंदर फ्रेम सेट भी आ सकते हैं। अगर आपने मतलब कुछ ऐसा बनाना है जिसमें फ्रेम सेट हो, उसके अंदर फिर फ्रेम सेट हो और उसके अंदर फ्रेम्स हो, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश की हमने कि पहली रो हो उसमें 3 हो, फिर दूसरी रो में एक ही फ्रेम हो, तीसरी रो उसमें
एक फ्रेम हो, फिर इस साइड पे आपके 2-3 फ्रेम्स ऐसे कुछ रो वाइज हैं, कुछ कॉलम वाइज हैं। देखो कोई मतलब पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, तो फ्रेम सेट के अंदर फ्रेम सेट लगाया है हमने किसी चीज को बनाने के लिए। या आप जैसे टेबल को बनाते हो ना, टेबल्स को डिजाइन करते हो, वैसे ही एक तरीके से टेबल को डिजाइन करने जैसा ही है ये। जैसे टेबल के अंदर हम टेबल रोज बनाते हैं, उसमें हम टेबल डेफिनेशंस बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं टीडी से, ठीक है। और हम फिर उसका रो स्पैन को स्पैन करके बनाते हैं ना, कि कोई सेल्स होते हैं जो 2 रो में होते हैं, कोई सेल होते हैं जो 2 कॉलम ले लेते हैं। तो वही चीज़ें फ्रेम्स में हम फ्रेम सेट्स के थ्रू बनाते हैं। तो ये क्लियर है ये चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों आपके टैग्स फ्रेम सेट और फ्रेम, ये कोई डाउट है किसी को भी? No, sir. किसी को डाउट है बच्चे तो बोलो कि फ्रेश करवा दें ये पूरा। No, sir. नो नीड, ओके। चलो आगे मूव करते हैं फिर। तो एंकर टैग पे अब आते हैं हम। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये देखो एंकर एक HTML फाइल है ना फ्रेम में। तो उसको खोलते हैं हम यहाँ पे, तो इसको रन करते हैं पहले एंकर फाइल को। तो इसमें आप देखो ऊपर आपको 2 लिंक्स मिल रहे हैं, हम पहले वाले लिंक के अकॉर्डिंग चलते हैं HTML। तो इस फाइल को अब देखते हैं। इसमें मैं खोलता हूँ, लेट्स से first.html खोलता हूँ बस। सेव किया इसको मैंने, ठीक है। और first.html खुलनी चाहिए। अब मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ, देखो इसमें टारगेट एट्रीब्यूट एक होता है, आपको पता है ना सभी को, एवरीवन फ्रॉम IT एंड BCA। टारगेट क्या डिसाइड करता है? वो blank. ब्लैंक नहीं होता, किस लिए टारगेट एट्रीब्यूट? अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी जो फाइल है जो हम लिंक दे रहे हैं वो उसी वेब पेज पे ओपन हो तो हम सेल्फ देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट पर ओपन हो तो हम ब्लैंक देते हैं। नहीं, बट टारगेट एट्रीब्यूट हो यूज क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या चीज डिफाइन करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं? बेसिकली हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये खुले कहाँ हमारा पेज, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि एक ब्लैंक फ्रेम पे खुले, एक ब्लैंक पेज पे खुले, नई टैब में खुले, तो ब्लैंक देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसी फ्रेम में इसी के ऊपर खुल जाए तो हम सेल्फ देते हैं। तो पहले हम ब्लैंक देख लेते हैं इसका, ठीक है। ब्लैंक सेव किया हमने, और एक फाइल खोलते हैं अब यहाँ पे हम, फ्रेम डेमो। तो यहाँ आपको लिंक नज़र आ रहा है, ये देखो ये HTML लिंक है। क्लिक करते हैं इसको, तो ये देखो एक नई टैब में खुला है ना। यस सर। नई टैब में खुला, ओके। सेम अगर हम चाहते हैं कि ये नई टैब में ना खुले, उसी पेज पे खुले, तो आपको टारगेट लगाने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर सेल्फ ही होता है। तो आप देखते हैं, तो देखो उसी उसी टैब पे खुला है ये। एक सेकंड, सॉरी, रिफ्रेश, और देखो सेल्फ में उसी फ्रेम में खुला है जिस फ्रेम में ये था, ठीक है। उसी टैब का नहीं होता है, उसी फ्रेम का होता है। सेल्फ मतलब जिस फ्रेम में लिंक लगा हुआ है उसी फ्रेम में ये खुले। ओके, क्लियर? यस सर। Yes, sir. एक होता है अब इसका टॉप। टॉप का मतलब है
द टॉप मोस्ट फ्रेम जो है उसमें खुले। तो अब देखते हैं टॉप क्या करेगा। अब HTML पे क्लिक किया, देखो पूरी टैब में मेजर जो सबसे ऊपर फ्रेम होगा उसमें खुला है, बाकी के फ्रेम आपके बंद हो गए हैं दिखने। ठीक है, सेम। अब देखते हैं आगे, एक होता है पेरेंट, इसका मतलब है पेरेंट फ्रेम में खुले। तो देखते हैं पेरेंट फ्रेम में अब क्या होता है। ओके, इसका पेरेंट ढूंढते हैं पहले, रुको। इसका पेरेंट क्या हो सकता है वो देखते हैं। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वो फाइल है, ये दिख रही है आपको, छोटी सी दिखाई दी। यस सर। यस सर। थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, हाँ अब दिख रही है, ये रही। यस सर। इस पे क्लिक करते हैं अब, तो ये देखो पेरेंट फ्रेम में खुला। एक बार बैक करता हूँ, आप इसको अच्छे से देखो। इसका पेरेंट फ्रेम कौन सा है, इसका पेरेंट फ्रेम कौन सा है, ये वाला है, पूरा पेरेंट फ्रेम है। क्लिक किया और देखो वो पूरे पेरेंट फ्रेम में खुला है। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। यस सर। यस सर। और अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर, जैसे मैं कहता हूँ कि इस फ्रेम में खुलना चाहिए, अभी इस फ्रेम में खुलेगा मेरा टारगेट, तो इस फ्रेम का नाम क्या है? आई थिंक इस फ्रेम का नाम है F1। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टारगेट में नाम लिखूँगा F1, सेव किया, रीलोड किया, फिर HTML पे क्लिक किया। एक सेकेंड, देखो टॉप पे खुला है वो। एक मिनट, इसकी फाइल का टारगेट एड्रेस चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी से पता लगे। फर्स्ट नहीं रखते हैं, इसका एड्रेस रखते हैं, इनपुट रख देते हैं, input.html। अब मैं रन करके दिखाता हूँ, देखो अब पता लगा, क्लियर है? इस फ्रेम में खुला जो टारगेट एड्रेस था। दोबारा देखते हैं एक बार, ये देखो यहाँ पे अब इनपुट वाली फाइल खुली हुई ना इस टाइम पे। ये लिंक पे क्लिक करता हूँ तो उसमें आपका जो href में जो पाथ दिया था वो खुलना शुरू हो गया। अब इज इट ओके, इज इट क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट है यस तो सर। पूछ लो पहले। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, तो अब दूसरा मैं करता हूँ, आपको CSS क्लिक करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखो CSS जब क्लिक की तो हम CSS के पास पहुँच गए हैं। ये एक मिनट में आपको पहले देखो, HTML है, CSS है, फिर एक बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ है यहाँ पे, फिर यहाँ लिखा हुआ है फोकस हेयर, फिर दोबारा पैराग्राफ है, फिर यहाँ लिखा है CSS, फिर एक पैराग्राफ है, फिर आगे और पैराग्राफ्स आते जाते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि CSS पे क्लिक करूँ तो नीचे CSS वाले सेक्शन पे पहुँच जाऊँ सीधा, इसको बोलते हैं बुक मार्किंग, लोकल बुक मार्किंग। तो वो मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, CSS वाला जो लिंक था उसमें मैंने ID यूज़ की, #div2। और जहाँ मेरा CSS यूज़ हो रहा है ना, देखो यहाँ पे, ये देखो मैंने इसको ID दे दी div2, और लिंक में href में मैंने #div2 लिख दिया। तो अब जब ये क्लिक होगा तो इस ID पे फोकस चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे div2 पे, यहाँ पे
को सेव किया, को रन किया, ठीक है, CSS पे क्लिक किया और देखो सबसे टॉप पे आपका वो CSS वाला आ गया। इसके ऊपर हाँ अभी भी है वो पैराग्राफ, अभी भी है, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे आ गया। इधर ओके, लिंक समझ आए सभी को? ओके, आगे मूव करें फिर। आगे मूव करें। Yes, sir. उसके बाद अगला टैग देख लेते हैं, आई फ्रेम टैग है। तो आई फ्रेम की डेमोन्स्ट्रेशन, आई फ्रेम के लिए आई फ्रेम टैग का नाम यूज़ होता है, आई फ्रेम नाम का टैग यूज़ होता है। इसमें एक एट्रीब्यूट आपका जो ज़रूरी है, सोर्स। सोर्स में आप क्या डालते हो, वो फाइल का नाम जो आप इस आई फ्रेम में दिखाना चाहते हो। उसके बाद आप हाइट दो, विड्थ दो, बॉर्डर ये बाद में बताता हूँ मैं आपको। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखो आई फ्रेम आया आपका। ठीक है, अगर आप हाइट और विड्थ नहीं देते हो, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट जो हाइट और विड्थ है वो आपकी आ गई है। ठीक है, स्क्रॉल बार साथ में आ गई। अगर आप हाइट विड्थ प्रॉपरली देते हो, जैसे मैं यहाँ पर हाइट दे रहा हूँ 900 और विड्थ दे रहा हूँ 800, ये देखो। ठीक है, इज इट ओके? क्लियर है? और यहाँ पे CSS को Yes, क्लिक कर sir. रहा हूँ, तो देखो वही CSS यहाँ पे भी चल रहा है। आगे एक इमेज टैग देखें, इमेज टैग। अच्छा, आई फ्रेम के बाद एक और आई फ्रेम लग सकता है? हाँ ना, बोलो। जहाँ पे मैंने आई फ्रेम लगाया हुआ है एक और आई फ्रेम लग सकता है ऐसे? एनीवन? बोलो बच्चे, चेंज कर देते लग हैं। सकता है सर। लग सकता है, चलो देखते हैं, इसको रीलोड करता हूँ। ठीक है, लग गया। जितने मर्जी आई फ्रेम लगाओ आप। अगली लाइन पे जाते हो, ब्रेक लगा लो यहाँ पे। ठीक है, सेव किया, देखो अगली लाइन पे आ गया। इसीलिए आई फ्रेम जो है वो ज़्यादा अब यूटिलाइज किए जाते हैं, क्योंकि एक के बाद आप दूसरा आई फ्रेम भी लगा सकते हो और कंटेंट भी लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन फ्रेम सेट में ऐसा नहीं है, फ्रेम्स में नहीं है ऐसा। वहाँ पे सिर्फ फ्रेम्स ही लगेंगे आपके। तो सिर्फ आप अगर फ्रेम्स में अच्छे हो तो ही उसको यूज़ करो, अदरवाइज यूज़ आई फ्रेम अगर आपको फ्रेम्स की ज़रूरत है तो। ये भी कंटेनर ही है आपके। इज इट ओके, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, इमेज देखते हैं अब, इमेज की एग्जांपल। तो इमेज की एग्जांपल में इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर इमेज लगाते हैं एक। इमेज के लिए कौन सा टैग यूज होता है? IMG। IMG। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक सोर्स होना चाहिए, सोर्स इज इक्वल टू समथिंग।
तो एक इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं या स्क्रीनशॉट से ले लेते हैं शायद। लेट्स से ये ले लेते हैं हम इमेज। ठीक है, तो पास दिया मैंने इमेज डॉट png था, एक्सटेंशन के साथ लिखना पड़ता है आपको। ये एम्प्टी है। अच्छा, आई फ्रेम एम्प्टी है कि नहीं है? एम्प्टी है। एम्प्टी है, पर इसका तो मैंने बंद किया है, ये देखो। ये तो मैंने बंद किया है। नहीं है फिर। नहीं है फिर? ओके, ऐसे बंद कर सकता हूँ आई फ्रेम को? बोलो। चलो देखते हैं ऐसे बंद होता है आई फ्रेम कि नहीं होता है। रीलोड करता हूँ, देखो हो गया ना बंद। हो गया बंद। तो अब एम्प्टी है कि नहीं यस। है? Yes, sir. एम्प्टी है। एम्प्टी का ऐसे नहीं पता लगता है कि, ये देखो जैसे ब्रेक भी है आपका, सॉरी इमेज है। अभी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, ये देखो। इमेज को मैंने यहाँ बंद किया, पहले इसको बंद करके एक बार चला के देखते हैं। इमेज डॉट HTML, ये रन किया, देखो आ गया। पूरे वेब पेज पे आ गई ना इमेज वो वाली। ये कोई वेब पेज नहीं खोला है, वही इमेज ही है। हाइट विड्थ से आपको ज़्यादा पता लगेगा कि हाइट छोटी कर देता हूँ, विड्थ भी छोटी कर देते हैं। सेव, ठीक है, क्लियर, ओके है। अब मैं इसको ऐसे नहीं बंद करता हूँ और ऐसे बंद कर देता हूँ। सेव, अभी भी चली है ना? यस। और ये आपकी वो डाउट क्लियर कर देते हैं कि ये कैश से नहीं चली होगी। देखो विड्थ बढ़ गई ना, मतलब चली, ऐसे ही चली। तो ये चीज़ नहीं होती है कि एक स्टार्ट टैग हो और एंड टैग हो, उसको पेयर टैग बोल देंगे, नो। अगर उसमें कोई कंटेंट नहीं आ सकता, अब देखते हैं कंटेंट आता है कि नहीं आता है। आया, लेकिन इमेज ख़त्म होने के बाद, इमेज के बीच में नहीं आ पाया वो। ओके, मतलब जिसके बीच में कोई कंटेंट का कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसका दिखाने का कोई भी वैल्यू नहीं है। इमेज यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है हमारी, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी टैग। पेयर तो आप किसी का भी बना सकते हो, लेकिन पेयर टैग उसको बोलेंगे जिसके अंदर कंटेंट हो और उसका उस पर उसका इम्पैक्ट हो सकता हो। ठीक, उसको बोलते हैं पेयर टैग। जिसका अपने अंदर वाले कंटेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो अपने आप बस अपने एट्रीब्यूट्स के सहारे डिस्प्ले करवाता है चीज़ों को, तो वो होगा एम्प्टी टैग, अनपेयर टैग। क्लियर? क्लियर है ये बात? Yes, sir. ओके, आगे मूव करते हैं। Yes, sir. आगे मूव करते हैं फिर इसके। एक चीज़ याद रखना हमेशा, विद एक्सटेंशन इसको लिखना आप। एक अगर ये इमेज मेरे को नहीं मिलती है, सपोज मैंने इसको PNG नहीं लिखा, मैंने इसको JPG लिख दिया, तो अब यह इमेज ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। और इसको मैं रीलोड करता हूँ अगर, तो देखो वो जगह तो बनी बट खाली आया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी इमेज ना आए, तो एक टेक्स्ट आए नॉट फाउंड, तो नॉट फाउंड आया। सो इज इट ओके? इज इट ओके?
अगर आप हाइट विड्थ नहीं देते हो, हाइट विड्थ नहीं देते हो, ठीक है, छोटी सी छोटी हाइट छोटी सी छोटी विड्थ लेके वो वहाँ पे उसके साथ इमेज के आइकन के साथ नॉट फाउंड दिखा देगा। लेकिन अगर आप बड़ी हाइट लेते हो, हाइट विड्थ प्रॉपर लेते हो, एक बॉक्स बनाएगा और उसके अंदर आएगा नॉट फाउंड, या जो भी आपने अल्टरनेट टेक्स्ट दिया होगा। ओके, आज काफ़ी हमने हमने टैग्स कर लिए हैं, एंकर को भी देख लिया है, बुक मार्किंग देख ली है, फ्रेम्स देख लिए हैं, फ्रेम सेट, आई फ्रेम, इमेज भी देख ली है। तो इतनी ज़्यादा स्पीड तो नहीं होगी आज? ठीक, समझ लगा ना? एक मैंने आपको चीज़ बोली थी, किसी ने वो एक्सपेरिमेंट करके देखी, मैंने आपको ये बोला था, फ्रेम डेमो। हाँ, आप यहाँ रोज लगाते हो तो रोज में आ जाता है, कॉल्स लगाते हो तो कॉल्स आ जाता है। आपने दोनों कभी लगा के देखे हैं तो कौन सा चलता है? किसी ने किया था वो एक्सपेरिमेंट? नो सर। अटेंडेंस कर दी? अटेंडेंस कर दी सभी ने? सेव करने वालों में 1 मिनट में अटेंडेंस कर दो जिसकी रह गई है। हाँ बोलो, किसी ने किया था? एनीवन? नवरूप, आकांक्षा, हरलीन, हर्षा, नो सर। कौशल, शरण, लवदीप, महक, किसी ने नहीं किया? सिमरन? बाकी तो आई थिंक लेट एडमिशन होंगे। ओके, तो आज करना फिर, और नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को बताना। ओके। ठीक, वैसे करने को तो हम अभी भी कर लेंगे, बट आप आई थिंक करो और मेरे को बताओ, तो एक टास्क हो जाएगा आपके लिए भी। और मंडे तक मैं आपको लेक्चर्स के सारे वीडियोस डाल दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। आज की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो HTTP की रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी आपको, बाकी सारी रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर देता हूँ मंडे तक। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि CSS ख़त्म करके हम 15 सितंबर तक जावास्क्रिप्ट शुरू करें, और इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर हम रिएक्ट को शुरू कर लें। और आपको जावास्क्रिप्ट जब मैं शुरू करूँगा तब मैं आपको रिएक्ट की बुक पहले ही रेकमेंड कर दूँगा, तो यू कैन हैव 10-15 days टू परचेज दैट बुक, या आप ऑनलाइन देख सकते हो ताकि पढ़ पाओ। अगला लेक्चर आपका थर्सडे को होगा, और 12:15 बजे और 4:15 बजे 2 लेक्चर्स होंगे। इज इट ओके? यस सर। ओके, यस सर। चलो मीटिंग एंड कर दूँ, द लास्ट मिनट लेफ्ट, शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। किसी का कोई पूछना हो बच्चे तो पूछ लो, स्टिल 30-40 seconds left. Okay, the meeting is going to end now.